नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई रवि शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2। तो उसमें देखो, लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर चुके थे एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म तक डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इस लेक्चर में भी थोड़ा सा उनके बारे में हम बताएंगे। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये किन किन गैसों का मिश्रण होती है? आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इनका देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 CH CH3 CH3। तो देखो यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने यहाँ C रहने दिया था, H नहीं लगाया था, तो ये मिस्टेक थी, इस वजह से हमने ये दोबारा कवर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे ये CH3 होगा। कितना होगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन। उसके बाद प्रोपेन CH3 CH2 CH3। ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिन्हें हम व्हीकल्स में यूज करते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। तापमान बढ़ जाए या घट जाए उसी को बोलते हैं तापमान में परिवर्तन। गलनांक बिंदु क्या होता है? जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। देखो, जब कोई ठोस जो है पिघलकर द्रव बनता है, आपके सामने बहुत एक अच्छा उदाहरण है, बर्फ देखी है आपने। तो बर्फ जो है पिघल के द्रव बनती है। उस तो द्रव मतलब आपकी जो बर्फ है जब पिघलती है ना, उसी को बोलते, जिस बिंदु पर पिघलती है उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? उसका गलनांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है क्वथनांक बिंदु। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, तो जिस ताप पर क्या हो, आपका जो द्रव है वो उबलने लग जाए, उसको बोलेंगे हम क्वथनांक बिंदु। उसके बाद हेडिंग है आपकी संगलन की गुप्त ऊष्मा। ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए संगलन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये बता चुके हैं कि संगलन क्या होता है, फिर भी बताते हैं तुम्हें। देखो, जो ठोस से सीधा किसमें बने? द्रव में बने। जो ठोस से द्रव में बनता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संगलन। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। अब ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखो, वो कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखो कैसे समझेंगे इसे। देखो, मैं क्या लेता हूँ, एक ये पात्र लेता हूँ बेजल। इसमें क्या है? आइस क्यूब रखे हुए हैं, बहुत सारे आइस क्यूब रखे हुए हैं इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके नीचे क्या लगा दूं? एक बर्नर, मतलब क्या लगा दूं? यहाँ पे ऊष्मा देने लगूं, मतलब हीट जो है प्रोड्यूस करने लगूं, मतलब यहाँ हीट देने लगूं इसे। ठीक है जी। अब मैंने इसे हीट दी, जब मैंने इसे ऊष्मा दी तो अब क्या होना चाहिए? ऊष्मा देने के तुरंत बाद ये पानी में बदल जाना चाहिए। भाई ऊष्मा देनी तो पानी में बदलना चाहिए, लेकिन क्या है, ये जो आइस है, जो आइस क्यूब है, वो कुछ समय बाद जो है क्या होंगी? पानी में बदलेंगी, परिवर्तित होंगी। तो जब तक जो ऊष्मा गई उसी को बोलते हैं, जब तक हमारी जो ऊष्मा जो खर्च हो रही है तब तक वो कहाँ हो रही है? तो तब तक देखो आपको पता है कि आपका जो द्रव होता है उसके अणुओं के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और हमें पता है। देखो, मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो, ये क्या है? मेरे ठोस के डायग्राम है। ठीक है। ठोस में मैंने आपको बताया था इनके जो अणु हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो इनके बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है जी। भाई, ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो क्या होता है? प्रबल होता है। अच्छा, मैं द्रव की बात करूं, भाई ठोस के कंपैरिजन में मैं द्रव की बात करूं तो ये क्या होता है? थोड़ा सा कमजोर होता है। देखो, ये क्या है? ये द्रव के अणु है। इस प्रकार से देखो, ये द्रव के अणु है, तो इनके बीच में देखो गैप है कि नहीं है, रिक्त स्थान है कि नहीं है। तो इनके बीच में जो अंतर आणविक जो बल लगेगा, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। भाई, इनके कंपैरिजन में ही तो कम है, अन्यथा गैस के कंपैरिजन में तो ज्यादा है। तो देखो, ये जो अणु के बीच में जो बल लग रहा है उस बल को तोड़ने में ही वो ऊष्मा क्या करती है? लग जाती है।
उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही वो ऊष्मा क्या लग जाती है, तोड़ने में उसे लग जाती है, खर्च होने लगती है। तो जब वो ऊष्मा यहाँ पर बिजी हो जाती है, जब ये ऊष्मा यहाँ पर बिजी हो जाती है तो तुम्हें पता है कि उसी को क्या बोल देते हैं हम, गुप्त ऊष्मा बोल देते हैं। जैसे ही वो बिजी होना बंद कर देती है तो क्या हो जाता है, इनके बीच में जो बल लगा है वो खत्म हो जाता है, और जैसे ये बल इनके बीच में खत्म हो जाएगा तो ये स्वतंत्र हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये किस अवस्था में जाने का प्रयास करेंगे, ये जो है और दूर हो जाएंगे, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है दो अणुओं के बीच में तो किस अवस्था में आना स्टार्ट कर देते हैं, गैसीय अवस्था में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पर ये ठोस है और ये द्रव है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने ठोस में ऊष्मा देना प्रारंभ किया तो इनके बीच में जो आकर्षण बल था उसे मुझे कमजोर करना है, और मैंने ऊष्मा दे दी, उसने उसे कमजोर कर दिया। जो ऊष्मा लगी उस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, जो ऊष्मा हमें देनी पड़ी, जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमें जितनी ऊष्मा हमने दी उस बल को तोड़ने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, गुप्त ऊष्मा। अब देखो, मेरे पास आइस क्यूब थी, ठोस अवस्था में थी, तो मैंने यहाँ पर ऊष्मा दी, यहाँ पर मैंने ऊष्मा दी तो भाई साहब इनके बीच में जो बल लग रहा था वो कमजोर पड़ गया, मतलब वो टूटने लग गया, क्योंकि ऊष्मा दे दी हमने। तो वो ऊष्मा जो है वो तोड़ने का काम कर रही है, तो वो किस में बदल जाएंगे, आपके लिक्विड में बदल जाएंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, मतलब उनके बीच में थोड़ा सा गैप जो बढ़ जाएगा, और जब थोड़ा सा गैप उनके बीच में रिक्त स्थान बढ़ जाएगा तो वो द्रव अवस्था में आएंगे। तो इसी वजह से, और तुम्हें अभी बताया है मैंने, जो ठोस से द्रव में बदलते हैं उसी को हम संगलन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो भाई साहब क्या हो गया, इसी को बोलेंगे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा। उसके बाद आता है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को भी मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे ही हम यहाँ पे ऊष्मा देते हैं, द्रव है हमारे पास, द्रव में ऊष्मा देना स्टार्ट कर देते हैं। ऊष्मा दी तो अब इनके बीच में फिर दोबारा से आकर्षण बल होगा, कम है लेकिन आकर्षण बल तो होगा। हमने ऊष्मा दे दी तो वो आकर्षण बल को तोड़ने में काम में लग जाएगा। जो ऊष्मा है वो आपके आकर्षण बल को तोड़ने में काम करेगी। जब आकर्षण बल को तोड़ने में काम करेगी तो इसके जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, और जब बहुत 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 दूर दूर हो जाएंगे तो वो किस अवस्था में आ जाएंगे, आपके गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आएंगे, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। तो उसी को बोलेंगे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो आगे टॉपिक है अभिकरण की गुप्त ऊष्मा। देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसा कि देखो मैंने अभी आपको समझाई थी संगलन की गुप्त ऊष्मा, एक बार फिर से समझते हैं। देखो, संगलन क्या होता है, जो ठोस से द्रव में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को बेटा हम संगलन कहते हैं। ठीक है, जो द्रव से गैस में बदलता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करना है, देखो मेरे पास ये ठोस है, अब इस ठोस के नीचे में क्या लगा देता हूं, आग लगा देता हूं। अब तुम्हें पता है आग क्या काम करती है, आग जो है, तुम घर में कहीं आग लगा दो, किसी की चुगली कर दो तो मतलब आग लगाना ही तो हो गया। चुगली करना मतलब आग लगाना, एक मुहावरा भी होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है, मतलब अपने दोस्त के यहाँ तुम आग लगाए, चुगली कराए, तो उसको पिटेगा, तुम्हें पता है तो क्या रिएक्शन होता है घर वालों का। तो ऐसे ही यहाँ पे अफड़ा तफड़ी हो जाएगी। कैसे, क्या देखो यहाँ पे हमने आग लगा दी, आग जब हमने आग लगा दी तो तुम्हें पता है आग क्या है, एक तरह से ऊर्जा ही है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। तो मैंने आग लगा दी तो इनके बीच में ये जो दो अणु हैं इनके बीच में एक बल कार्यरत होता है जिसको बोलते हैं हम FOA। FOA का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो अणुओं के बीच में एक बल कार्यरत होता है जिसे बोलते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, तो भैया अब क्या वो ऊष्मा क्या करती है, इनके बीच में जो बल लग रहा है उसे तोड़ती है, उसे तोड़ने का काम करती है। अब तुम्हें पता है इनके बीच में, मतलब ये आपस में पास पास बैठे हुए थे, इनमें घनी मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। एक समय ऐसा आ गया कि किसी ने इनके बीच में आग लगा दी, भाई ये तेरे बारे में ऐसा कहता है, वो तेरे बारे में ऐसा कहता है, और इनमें जो आपस में
भिड़ गए और भिड़ करके मतलब आग लगा दी, और भिड़ने के बाद क्या हो गया कि ये जो दूर दूर बैठने लगे, मतलब पहले एक ही सीट पे बैठते थे, अब अलग अलग सीट पे, मतलब एक पहले पे बैठ रहा है तो दूसरा लास्ट में बैठ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, तो इनके बीच में ना जो रिक्त स्थान है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब तुम्हें पता है कि हमें जो अणु होते हैं उनके बीच में यदि रिक्त स्थान जो है, मतलब स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, तो वो कौन किसका गुण होता है, वो द्रव का गुण होता है। तो वो किस अवस्था में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में आते हैं। जैसे कि देखो जो बर्फ जो है पिघल करके किस में आ जाती है, आपकी पानी बन जाती है, द्रव बन जाती है, बनती है कि नहीं बनती है। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, संगलन बोलते हैं। अच्छा, अब उस प्रक्रिया को जब हम ऊष्मा देते हैं, जैसे हमने इसमें ठोस को ऊष्मा दी, जो ऊष्मा दे दी तो तुम्हें पता है वो द्रव में बदलने लगे, तो कुछ देर बाद ही तो द्रव में बदलती है, ऐसा थोड़ी ना आपने जैसे ऊष्मा दी और वैसे उसमें मतलब क्या हो गया, वो पानी बन गया, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ समय लगता है। तो कुछ समय तक जो ऊष्मा जाती है, जो ऊष्मा खर्च होती है, उस ऊष्मा को क्या बोलते हैं हम, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखो द्रव से गैस में जो बदलती है उस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर भी क्या लगा दी, आग लगा दी। अब तुम्हें पता है आग तो क्या काम करती है, एक दूसरे को अलग अलग करने का काम करती है। तो ये जो अणु थे ये आपस में देखो जितने भी अणु तुम्हें दिख रहे हैं, इनको अलग अलग करने का काम जो है वो करेगी आग। तो हमने ऊष्मा दे दी, अब ऊष्मा दे दी तो उस जो बल लग रहा है इनके बीच में, जो आकर्षण बल लग रहा है उसे तोड़ देगी, और जो आकर्षण बल जैसे टूट जाएगा तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होकर के वो आराम से घूमेंगे। घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, जैसे कि तुम्हारे घर में पिताजी हों तो तुम घर पर किताब लेके पढ़ने बैठ जाते हो, और जैसे घर से पिताजी बाहर गए किताब बंद और तुम खेलने के लिए बाहर, होता है कि नहीं होता है। तो पिताजी किसका काम करते हैं तुम्हें पता है, वे ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो उसने आग लगा दी, आग लगा दी, इनके बीच में जो बल लगा हुआ था वो बल क्या हो गया, कमजोर पड़ गया, और कमजोर पड़ गया तो ये आपस में दूर दूर हो गए, और जब ये दूर दूर हो जाते हैं तो ये किसका गुण आ जाता है, इनमें गैस का गुण आ जाता है। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस का मतलब एक वाष्प में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। हमारे टॉपिक के बीच टेम्परेचर चल रहा है, तो देखो टेम्परेचर को हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो इसकी यूनिट होती है तीन, कौन कौन सी, एक तो होती है बेटा केल्विन जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और एक होती है आपकी फ़ारेनहाइट जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और एक होती है आपकी डिग्री सेल्सियस जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये इनकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है, इनकी यूनिट है, उन यूनिटों का ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए था, कैसे, जैसे उदाहरण में दे दूं, मेरे पास क्या दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसे हम एक कमरे का ताप भी मानते हैं। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करके केल्विन में लिखना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस के 273.15। आपको क्या करना है, 273.15 में जितना भी डिग्री सेल्सियस हो उसे ऐड कर देना है, उसे जोड़ देना है। तो आपकी जो वैल्यू जो आएगी वो आएगी केल्विन में। जैसे कि देखो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो लिखता हूँ के बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस के 273। देखो 273.15 लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि 9th और 10th स्टैंडर्ड पे आप ना भी लोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 11th 12th में ये वैल्यू लेनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे, और जब इनका ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा, 8 और ये 9 और ये, तो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। तो आप केल्विन में चेंज करना सीख गए। अच्छा, जैसे अब देखो मैं दूसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ, मुझे दे रखा हो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है जी। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना है, 100 प्लस के 273, तो कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन। केल्विन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ, दूसरा एक उदाहरण ले लूँ, मैं आपको दे दूँ यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
इस 250 डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो कैसे करूंगा? देखो 250 प्लस के 273, आप इन्हें ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हाशिया 1, ये 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा आपको 523 केल्विन। ठीक है, तो ये आपको चेंज करना आ गया, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना आपको आ गया। अब आपको चेंज करना सिखाऊंगा मैं फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं? फॉर्मूला होता है F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस के 32। ये फॉर्मूला होता है आपका फ़ारेनहाइट का। तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने लिख रखा था क्या 25 डिग्री सेल्सियस, क्या लिख रखा था 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करेंगे तो कैसे, देखो यहाँ पे 9/5, देखो डिग्री सेल्सियस ये लिखा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो इसके बीच में जो लगा हुआ है वो सिंपल मल्टीप्लाई का होता है, ये अंडरस्टूड होती है ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 25 प्लस के 32। देखो 5 से इसे काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 9 5 जा कितने होते हैं आपके 45। अब 45 में आप 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 77। तो 77 क्या हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से चेंज करने वो आपको आ गया। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण जो है लेना चाहे तो आप दूसरा कोई एक उदाहरण ले लें, जैसे कि आप यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई, यहाँ ले लेता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ। देखो इस 40 डिग्री सेल्सियस का ना बहुत बड़ा एक रोल होता है, बताऊंगा अभी आपको फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से आप उसे नोट कर लेंगे उस बात को। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है F बराबर 9/5 इंटू 40 प्लस के 32। 9 8 जा 40 होते, सॉरी 5 8 जा 40 होते हैं कि नहीं होते हैं? 5 8 जा 40, तो 8 9 जा कितने होंगे आपके 72 प्लस के 32। आप इन्हें जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये कितने हो जाएंगे 10। कितना आ गया आपका 104 फ़ारेनहाइट। तो समझ में आ गया आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपस में बराबर हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, उसका आंसर बताएंगे आप -40। कि कैसे? इधर देखो, जब यहाँ पे देखो, इससे पहले मैं मिटा देता हूं तब आपको समझाता हूं। ठीक है, तीसरे नाम से नोट कर लेना, तीसरा -40 डिग्री सेल्सियस। देखो डिग्री सेल्सियस में भी -40 है और फ़ारेनहाइट में भी आपका जो आंसर आएगा वो -40 आएगा। कैसे आएगा? इधर देखो फॉर्मूले में रखते हैं F बराबर 9/5 इंटू में यहाँ पे रखेंगे -40 रख दिया। अब देखो इसे आप प्लस के 32। अब 5 से इसे काटोगे 8 बार कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? अच्छा, अब अभी बताया था 9 8 जा कितने होते हैं 72, तो -72 प्लस के 32। अब तुम्हें पता है प्लस के कितने होंगे यहाँ पे 32। अब आपको पता है ये क्या है -72, ये क्या है प्लस के 32। तो माइनस का साइन बड़ी वाली संख्या के सामने लगा हुआ है। अब कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे कि सर प्लस के 32 बड़ा होगा माइनस के 72 छोटा होगा, ये कंपैरिजन वाली बात नहीं है, यहाँ पे एंड माइनस वाली बात है। तो यहाँ पे इसके सामने बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस सिंबल लगाए तो आप माइनस लगाएंगे और आपस में इन संख्याओं को घटाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 40 बच जाएगा। कितना? -40। तो -40 क्या आएगा फ़ारेनहाइट। देखो -40 डिग्री दिया था और आपका कितना आया -40 फ़ारेनहाइट आया है। तो इस केसेस में ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न कि वो कौन सा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो। ठीक है, किस तापमान पर वो आपस में बराबर होते हैं? तो बता देंगे आप -40 डिग्री सेल्सियस पे।
अन्यथा देखो यहाँ पे ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 77 फ़ारेनहाइट है, तो इनमें कितना चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है कि नहीं है, सब में चेंज आता है, लेकिन इनमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है,